नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय के यूट्यूब चैनल में कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का मैं हर्षद जानी अर्थशास्त्र की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले सुंदर सा सुविचार कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी सुंदर से सुविचार के साथ 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को भी याद कर लेते हैं। सुंदर से सुविचार के बाद आप लोगों के सामने वो चार्ट जो लेसन के संदर्भ में आने वाला है और बहुत जल्द ही मैं आप लोगों के सामने अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की बोर्ड की जो पेपर स्टाइल आ गई है उसका गुणांक भार भी आप लोगों के सामने ब्लूप्रिंट के तौर पर PDF फाइल के तौर पर प्रस्तुत करूँगा। थोड़ा उस प्रिंट को निकाल लीजिएगा और आप लोग अपने पास रख लीजिएगा ताकि आपको बोर्ड की पेपर पैटर्न के बारे में पता चले। ये लेसन के चार्ट के अंतर्गत आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों का 9वां लेसन विदेश व्यापार, उसके अंतर्गत हम लोगों ने जो देखा है 9वां लेसन विदेश व्यापार का जो स्वरूप है उनके अंतर्गत जो मुद्दे बोर्ड के संदर्भ में आने वाले उसमें प्रस्तावना हमने देख ली थी। आंतरिक व्यापार और विदेश व्यापार का अर्थ देख लिया था। विदेश व्यापार बढ़ने के पीछे के प्रमुख कारण हम लोगों ने देख लिए थे और उसके बाद आंतरिक व्यापार और विदेश व्यापार के बीच का जो अंतर है वो अंतर के भी बारे में हम लोगों ने देखने का प्रयत्न किया था। अब जो हम आप लोगों को आगे के मुद्दों के बारे में बताने जा रहे हैं वो है लेन देन की तुला का ख्याल। लेन देन की तुला का जो संदर्भ है वो लेन देन की तुला के संदर्भ के अंतर्गत अब लेन देन की तुला की संकल्पना के आपकी किताब के अंतर्गत 115 नंबर पेज पर होगी। ये हमने देख लिया था, आंतरिक व्यापार और विदेशी व्यापार का अर्थ देख लिया था, उसके कारण हमने देख लिए थे। उसके बाद उसके कारणों के बाद हमने आंतरिक व्यापार और विदेश व्यापार के बीच का अंतर भी देख लिया था। और अब जो आप लोगों के सामने मैं मुद्दा प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ वो लेन देन की तुला है। पेज नंबर 115 नंबर पर आप लोगों का ये टॉपिक मिलेगा। ये जो भारत में व्यापार की स्थिति वो टॉपिक आने वाला नहीं है। लेन देन की तुला की बात करूँ तो सबसे पहले परिभाषा आप लोगों को आनी चाहिए। बहुत सिंपल सी परिभाषा आप लोगों की किताब में दी हुई है कि किसी एक देश के अन्य देशों के साथ व्यापार का मूल्य का विवरण, जिसमें वस्तु और सेवाओं का व्यापार और साधनों की हेर फेर के संदर्भ में पूंजीगत व्यापार के मूल्यों की नोंद होती है। नहीं समझ में आए सर तो बहुत सरल परिभाषा देखो नीचे आप लोगों को दी है कि 1 वर्ष के दौरान देश की भौतिक मतलब दृश्य और अभौतिक मतलब अदृश्य चीज वस्तुओं के आयात और निर्यात मूल्य को प्रदर्शित करना अर्थात लेन देन की तुला। पुनः एक बार, 1 वर्ष की समयावधि के दौरान देश की भौतिक और अभौतिक चीज़ों की आयात और निर्यात मूल्य को प्रदर्शित करना अर्थात लेन देन की तुला। बहुत सिंपल सी परिभाषा आप लोगों के सामने है। अब आप पूछोगे सर ये भौतिक वस्तु और अभौतिक क्या? भौतिक वस्तु या दृश्य वस्तु का मतलब अलग अलग प्रकार की चीज वस्तु और अभौतिक वस्तुओं का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की सेवा। कदाचित परीक्षा में पूछे कि भौतिक या अभौतिक वस्तु से आप क्या समझते हो, या दृश्य या अदृश्य वस्तु से
दृश्य मतलब जिसको देखते हम तमाम प्रकार की वस्तुओं को देख पाते हैं, वो सब दृश्य है, भौतिक है। और तमाम प्रकार की जो अलग अलग प्रकार की बैंकिंग वगैरह की जो सेवाएं हैं, उन सेवाओं को हम दृश्य के रूप में देख नहीं पाते, इसलिए उसको अभौतिक के तौर पर देखा जाता है। दूसरा मुद्दा आगे, पहला परिभाषा हुआ। दूसरा, लेन देन की तुला के दो खाते होते हैं। लेन देन की तुला के मुख्य दो खाते होते हैं। तीसरा मुद्दा, कौन कौन से? एक जमा खाता और दूसरा उधार खाता। एक जमा खाता और दूसरा उधार खाता। पहले परिभाषा, दूसरा उसके दो खाते होते हैं, तीसरा दोनों खातों के नाम। अब वो दोनों खातों में क्या होता है, तो विदेशों में से देश में होने वाली तमाम आय, मतलब जब विदेशों से जितने भी रुपये भारत में आते हैं तो वो जमा खाते में लिखे जाएंगे, और जब भारत से रुपये जाते हैं विदेश में तो उसको आप उधार खाते के अंतर्गत लिखते हैं। मतलब पहला परिभाषा, दूसरा उसके दो खाते, जमा खाता उधार खाता। जब विदेशों से पैसे भारत में आए तो जमा, और भारत के पैसे विदेशों में जाए तो उधार। अर्थात जब भारत निर्यात करे, मतलब हम कोई वस्तु को भेजेंगे तो वस्तु तो जाएगी लेकिन पैसे आएंगे, तो उस समय उसमें आय में लिखेंगे। और जब भारत कोई वस्तु की आयात करेगा तो वस्तु तो आएगी लेकिन पैसे जाएंगे, इसलिए उसको उधार खाते के अंतर्गत लिखा जाएगा। लेन देन की तुला के प्रकार। लेन देन की तुला के मुख्य दो प्रकार होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऊपर जो दो हमने देखे वो खाते, लेन देन की तुला के दो खाते, एक उधार और दूसरा जमा। आए तो जमा, जाए तो उधार। यहाँ पर आपको अकाउंट का संदर्भ नहीं देखना है। भारत के पैसे भारत से जाए तो उधार, और विदेश के पैसे भारत में आए तो जमा। आगे का मुद्दा है लेन देन की तुला के प्रकार। लेन देन की तुला के मुख्य दो प्रकार है सर, एक समतुलित और दूसरा असमतुलित। अर्थात क्या होता है सर समतुलित, तो आप लोगों को भी मालूम है, समतुलित में जमा और उधार जो होता है वो दोनों एक समान होता है। मतलब भारत में जितनी आयात होती है उतने ही रुपये की यदि निर्यात हो तो उसको समतुलित लेन देन की तुला कहेगी। अर्थात 10 करोड़ की आयात की और 10 करोड़ की निर्यात की, अर्थात दोनों का योग बराबर हो गया, तो उसको समतुलित लेन देन की तुला के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रकार है असंतुलित लेन देन की तुला। अब आपको परिभाषा उसकी भी आ जाएगी। असंतुलित लेन देन की तुला अर्थात क्या, कि यदि आयात अधिक हो और निर्यात कम हो, अथवा यदि निर्यात अधिक हो और आयात कम हो, तो उसको असंतुलित लेन देन की तुला कहा जाता है। अर्थात 500 करोड़ की आयात और 1000 करोड़ का निर्यात, अथवा 1000 करोड़ की आयात और 500 करोड़ का निर्यात, अर्थात आंकड़ों में पाई जाने वाली असमानता को असंतुलित लेन देन की तुला कहा जाता है। यदि जमा खाते का योग उधार खाते के योग से अधिक हो तो लेन देन की तुला स्थिर ऐसा कहा जाएगा। मतलब अगर मानो कि हमारी जो आयात उधार खाते का योग जमा खाते के योग से, मतलब हमारे पैसे अधिक जाए और हमारे देश में पैसे आए कम, तो उसको स्थिर लेन देन की तुला कहेंगे। इस तरह से, मतलब मैंने आप लोगों को 10वीं के अंतर्गत भी लेन देन की तुला को बताया था कि लेन देन की तुला तो संतुलित और असंतुलित। जब भारत का व्यापार के आंकड़े असंतुलित हो या अलग अलग हो तो असंतुलित, और समान हो तो समतुलित। यहाँ पर एक नोट आपको देखनी है कि डबल ट्रस्टी बुक कीपिंग के अनुसार ये जो संस्था जो हमारे देश के आंकड़े तैयार करते हैं, लेन देन की तुला संतुलित होती है, परंतु वास्तविक रूप से उसमें से घाटा या स्थिरता होना संभव है, और हर एक देश विश्व का घाटा करता है। आप अगर व्यापार चालू करोगे तो घाटा होगा, लंबा चौड़ा न खींचो। तो एक लेन देन की तुला की परिभाषा, उनके दो खाते होते हैं, जमा खाता उधार खाता। तीसरा जमा खाता किसको कहते हैं, चौथा उधार खाता किसको कहते हैं। नेक्स्ट, लेन देन की तुला के प्रकार, दो प्रकार होते हैं, संतुलित और असंतुलित, दोनों की परिभाषा है। इस तरह से 5 से 7 मुद्दे आप लोग लेन देन की तुला के अंतर्गत तैयार कर सकते हैं। अब लेन देन की तुला के खाते के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आपकी किताब में दिए हुए
कि लेन देन की तुला में दो खाते, एक चालू खाता दूसरा पूंजी खाता। चालू खाते में क्या होता है कि इस खाते में नीचे दर्शाई हुई रकम को जमा, मतलब कौन कौन सी वस्तु को जमा और उधार किया जाता है, तो भौतिक वस्तु के व्यापार मूल्य को। अब आगे ऊपर हमने देखा था भौतिक मतलब अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के आयात और निर्यात को लिखा जाएगा। भौतिक वस्तुओं के निर्यात आय जमा खाते में, मतलब जब हम कोई वस्तु को निर्यात करेंगे तो जमा खाते में, क्योंकि वस्तु तो जाएगी लेकिन पैसे आएगी, इसलिए वो जमा खाते में। और भौतिक वस्तु की आयात होगी तो वस्तु तो आएगी लेकिन पैसे जाएंगे, इसलिए उसको उधार खाते में, मतलब चालू खाते में दो खाते आप लोगों को बनाने, उधार और जमा। निर्यात है वो जमा में और आयात है वो उधार में। इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। इस विभाग में कौन कौन सी वस्तु सर? इस विभाग के योग को व्यापार तुला के नाम से भी जाना जाता है। देश में भौतिक वस्तुओं के आयात भुगतान और भौतिक वस्तुओं के निर्यात भुगतान अधिक हो तो व्यापार तुला में घाटे की स्थिति। घाटा कब होगा? जब आयात अधिक होगी और निर्यात कम होगा तो घाटा होगा। बहुत सिंपल सा गणित है, इसमें कोई लंबा चौड़ा याद करने कि भाई व्यापार तुला के अंतर्गत चालू खाते में घाटा कब होगा कि भाई आयात अधिक होगी और निर्यात कम होगी तो उसमें घाटा होगा। और इससे विपरीत जब निर्यात अधिक होगी और आयात कम होगा तो इसमें लाभ दर्ज किया जाएगा। थोड़ा देख लीजिएगा। उसी प्रकार एक और दो के संयुक्त योग को, मतलब ये लंबा चौड़ा नहीं लिखो तो आप लिख सकते हो कि चालू खाता और या तो भौतिक वस्तुओं के व्यापार मूल्य और अभौतिक मूल्य वस्तुओं के व्यापार मूल्य के संयुक्त खाते के योग को खाते की तुला भी कहा जाता है, पर आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। उसके बाद दूसरा खाता है पूंजी खाता। इस खाते में देश के अन्य देश के साथ जो पूंजीगत व्यवहार होते हैं उनके मूल्य को दर्शाया जाता है। पूंजीगत में कौन कौन आता है सर? तो के शेयर, बॉन्ड, सोना, चांदी, पूंजीगत निवेश वगैरह वगैरह वगैरह। चालू खाता और पूंजी खाते के योग को भी लेन देन की तुला कहा जाता है। और ये सारी जानकारी हम लोग ऑलरेडी ऊपर ले चुके हैं। अब लेन देन की तुला पर असर करने वाले कारक के बारे में भी देखेंगे, लेकिन बाद के वीडियो में। अंत तक वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो मेरे संपर्क पर फ़ोन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।